हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने बीते लेक्चर्स में सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेल डिवीज़न के बारे में देखा था, और सेल डिवीज़न का ही एक हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मियोसिस। कुछ लोग इसको मायोसिस भी बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी रहता है। आज के हम वीडियो लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ में बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको समझेंगे, ताकि आप इस लेक्चर के बाद इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और याद रख पाएँ। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा था, आपके जो माइटोसिस होती है उसमें क्या होता है कि भैया एक पेरेंट सेल से आपकी दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। अब जो दो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो आपकी पेरेंट सेल की एकदम आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। लेकिन आपका जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, आपकी चार डॉटर सेल्स बनती हैं। हाँ, मतलब पहले के आपकी दो डॉटर सेल्स बनेंगी और दो डॉटर सेल्स से फिर अपनी दो डॉटर सेल्स बनती हैं। यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं वो आपकी 4 सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर सेल जो इसमें बनेगी, जो पेरेंट सेल है वो आपकी डिप्लॉयड होती है। अब डिप्लॉयड कहने का मतलब ये है कि ये 2n है, और 2n का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट इसके जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड, यानी कि उनके पास टोटल नंबर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और यही हैप्लॉइड सेल्स आपकी डॉटर सेल्स बनती हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पेरेंट सेल से ही बनेंगी दो डॉटर सेल्स जो कि हैप्लॉइड होंगी, यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है, और उन्हीं सेल से दो और नई सेल्स बनती हैं जो टोटल 4 बन जाती हैं। वो भी आपकी कैसी होंगी, हैप्लॉइड सेल्स होंगी। अब ये जो प्रोसेस है ये सेल का हमारी पूरी बॉडी में नहीं होता है, ये स्पेसिफिकली आपका होता है जर्म सेल्स के अंदर। अब जर्म सेल्स क्या होती हैं, ओवरीज और टेस्टिस के अंदर जो सेल्स बनती हैं जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो स्पर्म एंड एग्स की जो सेल्स बनती हैं हम उनको गैमीट्स बोलते हैं, जो कि जर्म सेल्स होती हैं। और जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा होता है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो आपका एन है, यानी कि अगर हम मेल से माने, मेल के स्पर्म का जो एन है वो ओवम के एन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, एक जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होगा। ठीक है, उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और यही 46 क्रोमोसोम्स वाला जाइगोट जो है वो माइटोसिस के थ्रू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, अब ये आधा नंबर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो सके, क्योंकि हम एकदम अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बल्कि उनके हम क्या है, थोड़े आइडेंटिकल, उनके सिमिलर हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि नई चीज़ें और अच्छे से आ सकें, हम नए चीज़ों को लेकर कहा जाए इवॉल्व हो सकें, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझिए, अगर ये अपनी 4 डॉटर सेल्स बना रहा है और पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, यानी कि 2 स्टेप का प्रोसेस है, तो यहाँ पर पहले में क्या होगा, आपका मियोसिस 1 होगी और देन आपकी मियोसिस 2 होगी। ठीक है, तो इनके भी अलग अलग स्टेप्स हम समझेंगे। पहले आप फर्स्ट में आपकी मियोसिस 1 होगी, देन आपकी मियोसिस 2 होगी। और इसमें जो हाफ रूल लगता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन इसमें हो रहा है, तो 2n से 1n बनता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट अगर क्रोमोसोम्स का नंबर रहेगा अक्रॉस जनरेशन तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवोल्यूशन और अडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर कुछ नई डिजीज से फाइट करना है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस सब के लिए क्या काम करता है आपका मियोसिस। तो चलिए इसके पूरे के पूरे डिवीजन को समझने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाता है, यानी कि हाफ नंबर का क्रोमोसोम्स हो जाता है, डिप्लॉइड से आपका हैप्लॉइड बन जाता है, और यही हैप्लॉइड के डिवीज़न को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। यानी कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, नंबर रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब बात आती है कि
मियोसिस आपका डिस्कवर किसने किया? तो मियोसिस आपका प्लांट सेल के अंदर स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1880 में मियोसिस क्या है डिस्कवर करी। और अगर हम मियोसिस टर्म की बात करें तो फार्मर एंड मूरे दो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1905 में मियोसिस टर्म को कॉइन किया, यानी कि पहली बार बताया कि मियोसिस होती क्या है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा इसमें दो प्रोसेस हम देखेंगे पूरी सेल साइकिल के अंदर, यानी कि मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा, लेकिन एक साइकिल और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक ही साइकिल में होता है, दोबारा नहीं होता। सारे स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। मियोसिस 1 क्या है? Initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। इसके बाद अगर हम बात करें, meiosis involve pairing of homologous chromosomes, recombination between them, crossing over होती है और 4 haploid cells बनती है। इन सब के सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स की क्रॉस ओवरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन पहले सिंपल सा समझ लीजिए कि जो आपकी गैमीट का फॉर्मेशन होता है इसमें मियोसिस कैसे हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये 46 क्रोमोसोम्स का 2n यानी कि एक पेरेंट सेल है, यानी कि ये स्पर्म सेल है, ठीक है। अब इस स्पर्म सेल से, और ये ओवम है आपका 46 क्रोमोसोम्स का 2n का, इन दोनों के अंदर मायोसिस हुआ। मायोसिस होने के बाद में क्या बन गया? आपका एक हैप्लॉइड सेल बन गया जो क्या है आपका स्पर्म है, दूसरा एक हैप्लॉइड सेल बन गया जो कि गैमीट है, वो आपका ओवम है, ठीक है। यानी कि एक जो मेन पेरेंट सेल थी उससे क्या बन गया? हमारे स्पर्म और ओवम बन गए। अब ये जो स्पर्म है इनके अंदर कितना है? 23 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर भी हमारे 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि ओवम स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आपका डिफ्यूज होगा ओवम के अंदर, तो ये मिलके बना देंगे क्या? जाइगोट। और जाइगोट के अंदर आपके 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इसी पूरे जाइगोट से बन जाता है पूरा आपका ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो स्टेप समझ लेते हैं कि आपके इस मायोसिस के अंदर टोटल स्टेप्स होते कितने हैं। तो मायोसिस हमारे 2 पार्ट में है, यानी कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2, ठीक है। अब माइटोसिस का अगर आपको प्रोसेस याद है तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या था? हमारे 2 फेज थे। पहला आपका एक इंटरफेज था और इंटरफेज के बाद में आपका दूसरा एम फेज था, ठीक है। दूसरा आपका एम फेज था। तो इंटरफेज और एम फेज 2 ही फेज हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर भी आपका इंटरफेज होगा, वही आपका जीवन, सेल अपने आप को ग्रो करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, आरएनए बनेगा और एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए अपने आप को डबल करेगा, फिर वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर वही आपका G2 फेज भी रहेगा और यहाँ पर सेल अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टेप आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है आपका कैरियोकाइनेसिस। यानी कि यहाँ पर अब हमको इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का क्या करना है? रिडक्शनल डिवीजन करना है, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या करना है? 2n से n करना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो लगने चाहिए, सीधी बात है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं प्रोफेज के अंदर। तो इंटरफेज का प्रोसेस वही सेम है, आपका G1 है, S है, G2 है, इनके अंदर पूरा का पूरा सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। इसी को तो हम क्या बोल रहे थे? ये आपका प्रिपरेटरी फेज है, यानी कि यहाँ पर प्रिपरेशन चलेगी, प्रिपरेशन वाला फेज है। तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के टाइम पर सेल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बढ़ जाते हैं। अब पहली बात, जैसे यहाँ पर अगर मियोसिस 1 है तो यहाँ प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा, देन साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। यानी कि पहली साइकिल आपकी मियोसिस की कंप्लीट हो जाएगी। फिर बीच में एक थोड़ा सा इंटरकाइनेसिस का ब्रेक आता है, जिसमें जो डॉटर सेल्स बनी हैं वो अपने आप को मैच्योर करती हैं। देन आपका मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और लास्ट में आपकी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। अब ये जो प्रोसेस है, अगर आपने माइटोसिस की पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। वही अपना प्रोफेज वाला काम चलेगा, मिडिल में आ जाएंगे, फिर अवे हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, टीलोफेज में फरो फॉर्मेशन हो जाएगी और लास्ट में क्या है? डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रोफेज में ऐड किए गए ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस, जो हैं आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। नाम थोड़े से डिफरेंट सुनने में थोड़े वो लग रहे होंगे, लेकिन याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप इसको याद रख सकते हैं कि लाओ, जया, पानी, दे आओ या दे दो, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। दे दो,
लाओ जया पानी दे दो, या लाओ जरा पानी दे दो, इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। लाओ से क्या हो जाएगा आपका लेप्टोटीन, जरा से क्या हो जाएगा जाइगोटीन, पानी से क्या हो जाएगा पैकाइटीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, और ट्रिक भी बहुत ईजी है हमारे आमतौर की जिंदगी वाली। तो इसमें हम देख रहे थे कि लाओ जया पानी दे दो, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, पांचों के पांचों स्टेप आपको एकदम से याद हो जाएंगे। अब लाओ से क्या हो जाएगा लेप्टोटीन, जया से क्या हो जाएगा जाइगोटीन, पी से क्या हो जाएगा पानी से पैकाइटीन, और डिप्लोटीन, देन लास्ट में आपका डायाकाइनेसिस। यहाँ पर टीन नहीं है तो याद रखना डायाकाइनेसिस वाला ये वर्ड हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन्हीं सारे के सारे स्टेप्स को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये है क्या, जहाँ पर आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अब उसके बाद मियोसिस 1 में नेक्स्ट आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी होंगे आपके मेटाफेज, यानी कि क्रोमोसोम्स आपके मिडिल में आ जा रहे थे, इक्वेटर पे आ जा रहे थे जब हम क्या पढ़ रहे थे, माइटोसिस पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ेंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जा रहा था, उस इक्वेटर से क्या कर रहे थे, सिस्टर क्रोमैटिड क्या कर रहे थे, अवे हो जा रहे थे। सेंट्रोसोल्स में जो स्पिंडल फाइबर है वो उसको खींच ले रहे थे, अवे हो जा रहे थे। और फिर लास्ट जो हमारा टीलोफेज था, तो टीलोफेज में क्या हो रहा था कि आपके दो सेल्स इस तरीके से बन जाती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाती है और उनके अंदर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और उसके बाद में बीच में एक फरो फॉर्मेशन हो जाती है, और लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो यहाँ से क्या है आपकी दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसी स्टेप्स के बाद में क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है, और जो ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हैं आपके जो आपको याद रखने वो ये हैं जहां पर आपके क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हुआ है, यानी कि 2n से आपका n बना है जो कि आपका हैप्लॉइड है। अब जो ये हैप्लॉइड सेल बने हैं, दो हैप्लॉइड सेल हमारे यहाँ पर बन गए हैं, यही हैप्लॉइड सेल क्या करेंगे, एक इंटरकाइनेसिस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा समय लगेगा जिससे क्या है ये मैच्योर हो सके और अपना मियोसिस 2 स्टार्ट कर सके। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, वही सारे स्टेप रिपीट होंगे जिनमें क्या है हाफ डिप्लॉइड ही अपने दो पार्ट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर फिर हम वही देखेंगे आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होके ये दो हैप्लॉइड सेल अपनी दो डॉटर सेल्स बना लेंगे, ठीक है। और ये जो दो डॉटर सेल्स होंगी आपकी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड कैटेगरी की होंगी। तो आपकी 4 टोटल डॉटर सेल्स बनती हैं आपके मियोसिस में। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक एक करके सारे के सारे स्टेप हम समझ लेते हैं कि आपके प्रोफेज के अंदर लेप्टोटीन में आखिर होता क्या है, लेप्टोटीन काम कैसे करता है। तो प्रोफेज यहाँ से आपका 1 स्टार्ट हो जाता है, और प्रोफेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर पेरेंट सेल जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि अब उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद में पहली स्टेज आती है हमारी लेप्टोटीन। अब यहीं से याद रखिएगा लेप्टोटीन। अब आपका जो डीएनए है वो कैसा है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे उलझा हुआ अपने आप में आराम से पड़ा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लेप्टोटीन की स्टेज स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो डीएनए है वो लॉन्ग थिन कंडेंस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भैया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाना है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करना है, डीएनए कंडेंस होने लगेगा। और ये लिपटा हुआ जो क्रोमोसोम है वो आपका क्या करने लगेगा, एक बुकेट टाइप का फॉर्मेशन। तो यहीं पर हमें एक बुकेट टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या है आपका जो क्रोमोसोम जब कंडेंस हो रहे होते हैं तो ये बुकेट टाइप का लगता है, बहुत सारे थ्रेड जो है इकट्ठा होने लगते हैं। और ये थ्रेड क्या होते हैं, आपके डीएनए के थ्रेड होते हैं क्रोमेटिन के, जो क्या करते हैं लास्ट में क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और एक स्टेज और होती है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके इसके ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो सेंट्रोसोल्स होंगे वो भी क्या करने लगेंगे, अपने ओस के ऊपर मूव करने लगेंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल के थ्रू। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स बिगिंस टू कंडेंस, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो और ज्यादा कंडेंस होने लग जाएंगे, और ये विजिबल थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम क्रोमोमेर्स कहते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम्स और 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसके अंदर बनते हैं। अब इसमें याद रखिएगा ये आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जिनके बारे में हम बताएंगे, अपने सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड होंगे, और ये होमोलोगस होंगे, यानी कि जिस जीन जहां जिस पोजीशन पर जिसका जो जीन फिक्स होगा, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा कि जब क्रॉस लिंकिंग और रिकॉम्बिनेशन होगा, जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग होगा और ये आपस में 2 टुकड़ों में टूटने के लिए तैयार होंगे, तो यहाँ पर ये अपने क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या हो सके जेनेटिक वेरिएशंस मिल सके। तो यहाँ पर क्या होगा,
सेंट्रोसोम स्पिंडल पोल्स पर आने लग जाएंगे, कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है लेकिन सेपरेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद में जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर एक साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होगी जो अभी यहाँ से विगन हुई है। और दूसरा जो हमारा कौन सा लेप्टोटीन जाइगोटेन के टाइम पे एक फॉर्मेशन हो जाएगी साइनेप्सिस की। अब साइनेप्सिस की फॉर्मेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जाइगोटीन में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस होने के बाद उन्होंने देखो एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ पर बीच में आपका सेंट्रोमेयर, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, और बीच में क्रोमोसोम। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है ताकि इनके बीच में एक इंटरलिंकिंग हो सके, आपस में एक पोजीशन पर ये अलाइन हो सके। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स ये अलाउ करता है कि आपस में जो क्रॉस लिंकिंग हो, जीन्स का अलाइनमेंट हो, वो इक्वल हो। अब इन क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि इनका जेनेटिक सीक्वेंस, यानी कि अगर यहाँ पर हेयर का जीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके मान लेते हैं हेयर का जीन है, ठीक है, तो इस तरफ भी आपका हेयर का ही जीन होगा, लेकिन इनके एलील डिफरेंट हो सकते हैं। एलील का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर हेयर का जीन है और हेयर का जीन कैसा है, वो ब्राउन हेयर है, और यहाँ पर जो दूसरा जीन है उसके ब्लैक हेयर है, तो यहाँ पर एलील डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो पोजिशनिंग ऑफ जीन्स है वो सेम रहेगी, इसीलिए हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब बीच में तो आपका बन गया क्या, एक सेकेंड, बीच में आपका बन गया साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या अलाउड करता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में वो एक अलाइनमेंट में क्या हो सके, सेट हो सके। तो यहाँ पर क्या है, साइनेप्सिस एंश्योर एक्यूरेट पेयरिंग, आपस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करेंगे और क्रॉस लिंकिंग करेंगे, यानी कि ये इसके साथ में क्रॉस लिंकिंग करेगा और अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, तो उसके लिए एक अलाइनमेंट बनता है। उस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसके बीच में क्या है, होमोलोगस के बीच में क्या कहते हैं, एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब ये बाइवेलेंट क्यों बोल रहे हैं कि आपके दो क्रोमोसोम इस तरीके से अटैच्ड हो गए और इनके पास क्या है, एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसलिए बाइवेलेंट और टेट्राड वर्ड अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आता है कि टेट्राड की फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, तो आपकी जाइगोटिन के टाइम पे टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये हेल्प करता है आपकी क्रॉसिंग ओवर में और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। जिसके आगे आपकी अगली स्टेज जाती है वो आ जाती है आपकी पैकाइटिन, पैकाइटिन की स्टेज आ जाती है। अब इस पैकाइटिन में ये प्रॉपर आपका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या होता है कि जो आपके ये क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड, ये आपस में रिकॉम्बिनेशन बनाने लगते हैं। और जब ये आपस में इस तरीके से जुड़ने लगते हैं, ये जुड़ने की इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो फॉर्मेशन होता है हम उसको बोलते हैं कियाज्माटा, ठीक है, कियाज्मा बोलते हैं, कियाज्माटा भी इसको बोलते हैं। ये कियाज्माटा की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इंश्योर करता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो गए हैं। अब ये जो स्टार शेप का आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक्स एंड एक्सचेंज इक्विवेलेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए की एक्सचेंज चल रही है ताकि इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो सके। और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम के पास, ठीक है, और इसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी। तो ये कॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से कुछ प्रॉपर्टी ये उसके लिए शेयर कर देगा, कुछ प्रॉपर्टी ये इसके लिए शेयर कर देगा, जिससे जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सके, ताकि अडेप्टेबिलिटी, एवोल्यूशन का प्रोसेस इसी तरीके से होता है। यानी कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर कहाँ होता है, आपके पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो पैकाइटिन क्या है, एक थर्ड सब स्टेज है प्रोफेज की, लॉन्गेस्ट स्टेज मानी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये आपस में इस टाइम पे जुड़े हुए हैं। और यहीं से क्या देखने को मिलती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पैकाइटिन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ पैकाइटिन की स्टेज में होती है। कियाज्माटा, जिसको क्या होता है, ये कियाज्माटा एक्चुअल में है क्या, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड के जो दो
लेग हैं या फिर आर्म्स मान सकते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं तो ये जो पॉइंट क्रिएट होता है, इसी पॉइंट को हम कियाजमाटा पॉइंट बोलते हैं, कियाजमाटा बोला जाता है, जिससे कियाजमाटा इन दोनों को होल्ड करके रखता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस ओवर इंक्रीज विद इन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, एरर इन क्रॉसिंग कैन लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कोई भी गड़बड़ हो गई, वेरिएशन हो गई, तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेशन में कभी कुछ प्रॉपरली नहीं आ पाया, एक्सचेंज प्रॉब्लम हो गई, कियाजमाटा फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कहाँ आपकी न्यूक्लियस में अकर हो रही है। इसके बाद में आपकी स्टेज आती है डिप्लोटीन, लाओ जरा पानी दे दो। तो दे दो का मतलब क्या है, पहला डिप्लोटीन आएगी। अब डिप्लोटीन क्या है, यहाँ पर जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था इनके बीच में, इसका क्या हो जाएगा, डिसेंबल हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कियाजमाटा का फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, क्रॉसिंग ओवर आपका हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डिसेंबल हो गया, गायब हो गया, और चियाजमाटा का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब जब चियाजमाटा का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया तो होमोलोगस क्या करेंगे, मूव एक दूसरे की तरफ मूव मतलब अलग होने लग जाएंगे, दे रिमेन अटैच विद चियाजमाटा। अभी ऐसे देखो, ये आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे से, इस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्स से, जिसको हम क्या बोल रहे थे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, और यहाँ पर जैसे ये पास में आई, साइनेप्सिस पास में आए, तो इनके आर्म्स आपस में जुड़ गए, ये आर्म्स जुड़े यहाँ पे कियाजमाटा से या कियाजमा से। अब ये जो कियाजमाटा के बाद में जो अगर ये कॉम्प्लेक्स गायब हो जाए तो इनके बीच में इस तरीके का सेपरेशन आ जाएगा, जिस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्या होगा, दे रिमेन अटैच्ड। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच्ड है। डिप्लोटीन इज अ ट्रांजिशन स्टेज ऑफ डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो पैकाइटिन के टाइम पे हो गई है, बट कियाजमाटा विजिबल है आपके डिप्लोटीन में, और यहाँ पर नंबर ऑफ कियाजमाटा डिक्रीज टुवर्ड्स द डायाकाइनेसिस, और ये भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एश्योरेंस की स्टेज माना जाता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमाट दिखने लगती है, वेरिएशन आपका दिखने लगता है कियाजमाटा में, एंड इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी वजह से देखने को मिलती है। और इसके बाद जो दूसरी स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज आती है आपकी किसकी, की प्रोफेज 1 की, उसमें क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम की यहाँ पर आ गई है और इसकी यहाँ पर आ गई है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर कियाजमाटा अलग हो गई है। अब कियाजमाटा अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, कियाजमाटा आपकी टर्मिनल पर मूव कर जाएगी, यानी कि इसके टर्मिनल पर मूव कर जाएगी जहां पर कॉम्बिनेशन बना था, तो टर्मिनल एंड्स के ऊपर मूव कर जाती है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एंड विजिबल थिक स्ट्रक्चर। इस टाइम पे क्रोमोसोम्स अपने आप में फुल्ली कंडेंस हो गए होंगे और न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब न्यूक्लियर एनवलप क्यों डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अभी तक तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी ना, क्योंकि अब आपका क्या स्टार्ट होने वाली है, मेटाफेज स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जो आपके दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर मिडिल लाइन पे आने वाले हैं, और मिडिल लाइन पे जब आने वाले हैं तो उनका क्या है, सेपरेशन होगा एनाफेज में, 2 सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं प्रेजेंट रहेगा, स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो सेंटर के ऊपर मूव कर गए हैं, जो क्या करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम को किससे, काइनेटोकोर से, जो कि आपका सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रेजेंट एक लेयर होती है, उससे अटैच कर लेंगे, क्योंकि इन्हें मिडिल में लाने के लिए आसानी रहे। तो कौन से स्टेज में टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन क्या है कि जब आपके जो कियाजमाटा है वो क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर मूव कर जाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। प्रॉपर सेग्रीगेशन इस बीच में हो जाता है, मैक्सिमम कंडेंसेशन प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्रॉपर कंडेंसेशन होने की वजह से अगर सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स ब्रेक ना करें, तो उसको इंश्योर करता है। दिस स्टेज इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर जेनेटिक स्टेबिलिटी का भी एक इंश्योरेंस देखने को हमें मिलता है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन हो गया, मैक्सिमम कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन हो गया, न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर हो गया है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है इस पर्टिकुलर स्टेज पर। क्लियर है। अब आपकी मेटाफेज स्टार्ट होगी, और इससे पहले मेटाफेज को हम स्टार्ट करें तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें आ जाएं। तो देखो,
प्रोफेज की हमारी 5 स्टेज थी। लेप्टोटिन में क्या हुआ कि जो आपके क्रोमोटिन था, डीएनए था, वो ऐसे खुला खुला पड़ा हुआ था, अब वो क्या करने लग जा रहा है, कंडेंस होने लग जा रहा है, एक थिन फाइबर बनाने लग जा रहा है, लॉन्ग थिन फाइबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे दिखते हैं, बुकेट टाइप के दिखते हैं, ठीक है, लिपट जाते हैं आपके इससे, तो ये बुकेट टाइप का दिखता है। बुकेट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर स्टार्ट होना हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट रहती है। अब जाइगोटीन में क्या होगा कि कंडेंस होकर जो क्रोमोसोम्स ऐसे उल्टा बिखरा हुआ दिख रहा था वो एक प्रॉपर क्रोमोसोम्स में बन जाता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस कहने का मतलब क्या है, जीन अलाइनमेंट एकदम सिमिलर होगी दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे अगली स्टेज कैसी है, वो है आपकी पैकाइटिन की स्टेज। इस पैकाइटिन की स्टेज में होता क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें साइनेप्स का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि क्रोमोसोम्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिससे क्या है इनके बीच में एक ज्वाइनिंग हो जाए। ये देख रहे हैं फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेशन को बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। याद रखिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका जाइगोटिन की स्टेज में बन जाता है। ये एंश्योर करता है कि दोनों आपस में क्या करें, क्रॉस लिंकिंग करें, क्रॉस ओवर करें, क्रॉसिंग करें, इससे क्या है जेनेटिक वेरिएशन के लिए एक्सचेंज हो पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या कर लिया, क्याज़माटा का फॉर्मेशन कर लिया। क्याज़माटा का मतलब है दो आपस में जुड़ गए और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो आपकी जो प्रेजेंट था आपका क्या कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या हो जाता है, डिसोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है क्या कहते हैं एक्सचेंज होने लगता है। फिर क्या होगा, डिसम्बल हो जाएंगे आपके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और क्याज़माटा का मूव करने लगी, टर्मिनाइजेशन होने लगेगा। और टर्मिनाइजेशन होने के बाद डायकाइनेसिस की स्टेज में ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, टर्मिनाइजेशन हो गया और ये इस टाइम पे फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे और इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगे आपके स्पिंडल फाइबर से और मेटाफेज के अंदर आके ये मिडिल स्टेज में हमें देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके से सोचिए, ये अलाइनमेंट में आ गए, आपके मिडिल में आ गए, दोनों मिडिल में आ गए, ठीक है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, आपके स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल फाइबर से ये अटैच्ड हैं, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर ऐसे समझिए, वहां पर क्या हो रहा था कि हाफ नंबर मतलब पूरा क्रोमोसोम अलग हो जा रहा था। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स का अमाउंट जो है वो सेम रह रहा था, लेकिन हमें क्या कराना है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा कराना है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा आपकी एनाफेज के अंदर। तो यहाँ पर मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस 1। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो जाते हैं बाइवेलेंट अलाइनमेंट में, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। ईच होमोलोग रिमेन्स अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स, सिस्टर क्रोमेटिड स्टे टुगेदर। अब जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के बाद में क्या है, और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो तो आपके ऑलरेडी ऑपोजिट पोल पर आ चुके हैं। स्टार शेप चमकता हुआ सितारा जो क्या करेगा, स्पाइडरमैन की तरह स्पिंडल फाइबर फेंकेगा और एनाफेज में आके उन दोनों को अलग कर लेगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए का रिडक्शन होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जो रिडक्शन होगा तो इसी बीच में जो आपका टेट्राड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपके अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ज्वाइंट रहते हैं सेंट्रोमेयर से और स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें आपके एनाफेज में हमने क्या देखा था कि इक्वेटर से अलग हो जा रहे हैं, तो ये आधे टूटते हैं एन, ठीक है, एन, ठीक है, ये भी आपका एन ही रहेगा, एन टूटता है। अब ये जो एन है स्पिंडल फाइबर जो आप देख रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन टुगेदर, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक ही रहेंगे, लेकिन क्या है ये आपके अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग हो जाने के बाद में अवे जब हो जाते हैं तो इसी बीच में यहीं पर फरो फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर डीएनए का यानी कि रिडक्शनल हो चुका है क्रोमोसोम्स का, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड रहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वो आपस में अटैच्ड ही हैं। सेंट्रोमेयर डू नॉट स्प्लिट, यहाँ पर सेंट्रोमेयर हमने क्या देखा था, मेटासिस में सेंट्रोमेयर क्या हो जा रहे थे, आपस में टूट जा रहे थे, यानी कि आधा आधा डिवीजन हो जा रहा था। और यहाँ पर क्या है, ईच पोल रिसीव 1 क्रोमोसोम, दोनों पोल क्या करेंगे, एक एक क्रोमोसोम रिसीव करेंगे जो कि 2n है। और 2n होने की वजह से क्या है, एक n इधर पहुंच जाएगा, एक n इधर पहुंच जाएगा। तो ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं में क्या बन रहा है, हमारा हैप्लॉइड बन रहा है। हैप्लॉइड सेल आपका क्या है, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये जो क्या है
इंपॉर्टेंस क्या, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। अब अगली स्टेज देखें तो अगली स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके रिड्यूस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और बीच में फॉर्म हो जाएगी हमारी फरो, जिससे क्या है डायाकाइनेसिस वाली वो साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या है 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, स्प्लिंटर फाइबर डिसेंबल होने लग जाएंगे, सेंट्रोसोल वापस से अपनी जगह पर आने लग जाएंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस जितने भी सारी की सारी चीज़ें हैं उनका सेपरेशन हो चुका होगा, और लास्ट में जो हमारा बचेगा कि आपकी 2 प्रॉपर क्या बन जाएंगी, सिस्टर सेल्स बन जाएंगी, 2 प्रॉपर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहीं से जब आपका साइटोकाइनेसिस एंड होगा, साइटोकाइनेसिस मियोसिस बन का, तो यहाँ पर एक इंटरफेस देखने को मिलती है जिसमें क्या है कि ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं वो क्या करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि वो फर्दर डिवाइड कर सकें 2 डॉटर सेल्स के अंदर। यही हमारा पूरा मियोसिस है। तो सेम प्रोसेस चलेगी। अब यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, प्रोफेज सेकंड, यानी कि अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है जिसमें इक्विटेशनल डिवीजन हो रहा है। याद रखिए अभी जो एन है उसके पास, यानी कि हैप्लॉइड सेल का इक्विटेशनल डिवीजन होगा, यानी कि जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो पहली स्टेज में क्या है, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स बन गए हैप्लॉइड सेल्स के, फिर स्टेज पहुंच जाएगी किसमें, आपके प्रोफेज सेकंड में। अब प्रोफेज सेकंड में क्या हो रहा था कि सेंट्रोल्स अपने पोल्स पर मूव कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, वो धागा फेंकता है, क्रोमोसोम्स को अटैच कर लेता है, अटैच करने के बाद में ये क्या आ जाते हैं, ये इक्वेटोरियल पर मिडिल लाइन में आ जाते हैं, और मिडिल लाइन में आने के बाद मेटाफेज में एंटर करने के बाद मिडिल लाइन में आ गए, फिर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी किसमें, एनाफेज में। आपको माइटोसिस के सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे। माइटोसिस में क्या होगा, अवे खींच लिया जाएगा आपके क्रोमोसोम्स को, और ये क्रोमोसोम्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और इन 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद स्प्लिट होने के बाद में सेंट्रोमेयर्स भी यहाँ पे स्प्लिट होंगे। लेकिन याद रखिए मियोसिस बन के एनाफेज में सेंट्रोमेयर का क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच थे, जो कि पूरे के पूरे एक दूसरे से अलग हो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम्स का रिडक्शन हो रहा था। फिर क्या होगा, यहाँ पर टीलोफेज में फरो का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनने लग जाएगी, साइटोकाइनेसिस के थ्रू फर्दर हमारे 2 पेरेंट सेल से बन जाएंगी 2 और डॉटर सेल्स, यानी कि 2 खुद की डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 2 नई हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाती हैं, और यहाँ पर हमारी मियोसिस कंप्लीट होती है। यानी कि हमारी एक पेरेंट सेल थी और उस पेरेंट सेल से बनी हमारी 2 प्यारी डॉटर सेल्स, और ये 2 प्यारी डॉटर सेल्स हैं, उनकी 2 बच्चे हुए, यानी कि 2 डॉटर सेल्स और बनी, और ये दोनों ये चारों डॉटर सेल्स कैसी हैं, ये आपकी हैप्लॉइड हैं, और ये हैप्लॉइड आपकी ओवम हो सकती हैं, स्पर्म हो सकती हैं, और जब ये मिलती हैं आपस में, यानी कि फर्टिलाइजेशन की स्टेज आती है, तब बनता है जाइगोट, जो कि आपका 46 क्रोमोसोम्स का होता है। इसलिए हमारे अंदर आधे जीन्स हमारे माता से मिलते हैं, आधे जीन्स हमारे पिता से मिलते हैं, और हम उन दोनों का परिणाम होते हैं, जो कि एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, बट सिमिलर होता है माता पिता के हमारे जीन से। और ये किस लिए होता है, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी बनी रहे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, जैसे कि प्रोफेज की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है आपके मियोसिस बन के अंदर, जो कि आपका 5 सब फेज में डिवाइडेड होता है। लेप्टोटिन के अंदर आपका डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स इतने ज़्यादा कंडेंस होते हैं, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि जिन्हें आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी इजीली देख सकते हैं। पहले पार में जाइगोटिन की बात करें तो जाइगोटिन के अंदर साइनेप्सिस का फॉर्मेशन दिख जाता है, और यहीं पर आपका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहीं पर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाईवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं आपके जाइगोटिन के अंदर। साथ ही साथ अगर हम पैकाइटिन के अंदर देखें तो पैकाइटिन की स्टेज के अंदर ही आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज पैकाइटिन के अंदर होता है। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम जो है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो क्या होता है, वो इनको जोड़ के रखता है। कियास्माटा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, पैकाइटिन के अंदर, ताकि क्रॉस जो उनके आर्म्स हैं वो आपस में क्या कर सकें, क्रॉसिंग ओवर कर सकें। लेकिन वो जुड़ेगा किससे, तो ये एंजाइम का नाम याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिव होता है, जो कि न्यूक्लियस को जोड़ के रखता है, लाइगेज की तरह जोड़ के रखता है। यहाँ पर टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। पैकाइटिन इज मोर टाइम टेकिंग देन लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन। पैकाइटिन में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, तो समय यहाँ ज़्यादा लगेगा। प्रॉपर एसेरोन्स के साथ में होता है। डिप्लोटीन में क्या हो रहा था, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जा रहा था। एग शेप की कियास्माटा हम इस पे देख सकते हैं। इन मैनी वर्टिब्रेट oocyte डिप्लोटीन कैन बी एज लॉन्ग एज फ्यू मंथ ऑफ ईयर्स। ये बड़ा हो सकता है। अब एक चीज़ और भी है,
जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मियोसिस, जैसे कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर स्टार्टिंग में ही क्या होता है, oocytes बनने लग जाते हैं, लेकिन ये जो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है कि वो प्रोसेस रुक जाती है। और वो कब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके क्या कहते हैं, ओवम oocyte के अंदर जब सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमीट सेल्स बन रही होती हैं, तो गैमीट सेल अरेस्ट हो जाती है, यहाँ पे मियोसिस अरेस्ट हो जाती है आपकी डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, जो कि वापस से प्यूबर्टी की स्टेज में अपने क्या करती है, सेल्स बनाना स्टार्ट करती है। क्लियर है यहाँ तक? डायकाइनेसिस में हमारे टर्मिनलाइजेशन हो जा रहा था प्लाज्माटा का, और उसके बाद में आपकी आगे की साइकिल एज इट इज चल रही थी। तो यहाँ तक आपका मियोसिस 2 या मियोसिस पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट है आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ तक एकदम प्रॉपर समझ में आया होगा, और आपको मियोसिस जो आज तक का अभी काफ़ी आपको टफ लगता था, वो आपको इतना इजीली समझ में आ गया होगा, हर एक सिंगल स्टेप जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल के कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स, द सेफ्टी गेट्स। अब ये हम क्यों पढ़ेंगे? ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हमको कैंसर के बारे में पढ़ना है तो सेल डिवीजन के दौरान वो कौन कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ताकि हम देख सकें कि इन चेक पॉइंट्स के अंदर ही क्या होता है आपका कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो चेक पॉइंट्स फेल हो जाते हैं और सेल मल्टीपल टाइम्स अनकंट्रोल्डली डिवाइड करने लगती है, और जिससे फॉर्मेशन होता है आपके कैंसर का। ठीक है, और कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करें आपसे, तो यहाँ पर देखिए हम इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ के अंदर साथ ही साथ हम कुछ अपना एक इन सब लेक्चर्स को आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, आप एक्सेस करना चाहते हैं हमारे ऐप को, तो उसके ऊपर आपके एम्स और CISF के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि आपका एम्स और CISF दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। क्लासेस वहाँ पर रेगुलरली पड़ी हुई हैं, आपको वहाँ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, आपके डिजिटल नोट, सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलेंगे, और ये सब कुछ आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप BrainDesk EDU, जहां पर हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि आप अपने एम्स CISF में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम सेल के उन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके कैंसर से रिलेटेड हो सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम कैंसर को भी एकदम डिटेल में समझेंगे, जिससे पहले आप एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी कैंसर के उन सारे टॉपिक को समझने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ हम पुराने MCQs PYQs को भी डिस्कस करेंगे, जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखने को मिलेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।